चलिए जी, गुड आफ्टरनून। कर रहे हैं हम स्टार्ट। आज के लिए हम करने के वाले हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन करेंगे पुरानी बुक के हिसाब से। सबसे पहले हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 और न्यू बुक के अकॉर्डिंग कितना है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, तो ऊपर देखो नेम क्या दिया हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ गौरव। मिल गए? तो सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे जर्नल ऑफ गौरव, जर्नल ऑफ गौरव। फॉर्मेट बना लो जल्दी से। सबसे पहले है डेट। डेट के बाद क्या बनता है बता दो एक बार। पर्टिकुलर्स के बाद LF की फुल फॉर्म लेजर फैलियो। ठीक है, उसके बाद डेबिट, उसके बाद क्रेडिट। अब देखते हैं सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दी हुई है मई 2005 में। तो सबसे पहले देखो मैं कॉमन लिख लेता हूँ 2005 मई। तो यहाँ पे अब मैंने पहले ऊपर ईयर लिख दिया, अब मैं सिर्फ डेट लिखता चला जाऊंगा, जैसे मैंने 5 लिख दी। ठीक है, तो क्या है, सोल्ड गुड्स टू कैलाश। सर हमें 2020 लिखना। आप लोग हाँ जिसके अपनी अपनी बुक में देख लो, ईयर चेंज होगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी बुक में 2005 था तो मैं पुरानी बुक से कवर अप कर रहा था इस वजह से। सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख विद अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। तो सबसे पहले तो मुझे एक्चुअल सेल प्राइस निकालना पड़ेगा ना। पहले देखो टोटल प्राइस कितना है, क्वेश्चन में टोटल प्राइस है 1 लाख रुपीज, उसमें से लेस कर देते होते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट 15%। 1 लाख का 15% कितना होता है, 15,000। तो वो आप माइनस कर दो, तो माइनस को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो सेल प्राइस कितना निकल के आ जाएगा, 85,000। ये आप एंट्री के बाद भी कर सकते हो वर्किंग नोट में, मैं पहले कर देता होता हूँ ताकि पहले मैं कैलकुलेशन बता दूँ फिर एंट्रीज। अब एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कैश पे बेचा है ये सामान या क्रेडिट पे बेचा है। क्रेडिट पे कैसे पता चला, पर्सन का नेम गिवन है। तो कैलाश इस क्वेश्चन में कौन होगा, रिसीवर, क्योंकि उसको गुड्स रिसीव हो रही हैं। तो रिसीवर को हम क्या करते होते हैं, डेबिट। तो कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स मेरी इनकम है वो हमेशा क्रेडिट में आ जाती है। कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 85,000। मतलब आपने ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन करके भूल जाना होता है ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा। 85,000 नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कैलाश, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कैलाश। चलिए जी, पहली ट्रांजैक्शन होगी। अब आ गई है मई 13 की, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 13। ये नीचे वाली लाइन जो भी मैं लगा रहा हूँ ये ऑप्शनल होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो ये कंपलसरी होती थी लाइन लगानी है। ये वाली लाइन आपकी मर्जी है, लगानी है लगाओ, नहीं लगानी तो छोड़ दो। सेकंड ट्रांजैक्शन मैं रीड कर रहा हूँ मई 13 को। कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। तो उसने भी लिस्ट प्राइस पे बेची है ना, तो पहले उसका फिर से प्राइस निकालना पड़ेगा मुझे। तो टोटल प्राइस कितना है, यानी कि लिस्ट प्राइस 4,000, उसने 4,000 का सामान बेचा है। तो लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट हमेशा निकालते होते हैं, चाहे क्वेश्चन में ना भी दिया हो। अगर क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, ऊपर भी लिस्ट था नीचे भी लिस्ट, तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज डिडक्ट होती है। तो माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितनी थी, 15%। निकालना 4,000 का 15%, 600। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी कितना बच जाएगा, 3400। अब मैं गुड्स कैलाश जो है अब हमें गुड्स वापस कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब रिटर्न वाली कोई जर्नल एंट्री होगी ऊपर वाले के अपोजिट कर देना। ऊपर देखो हमने क्या किया था, कैलाश को डेबिट किया था तो अब क्रेडिट कर दो। सेल्स को डेबिट किया था तो सेल को डेबिट कर दो, लेकिन नेम क्या यूज करते हैं, सेल रिटर्न। सिर्फ नेम अलग यूज करते हैं, सेल रिटर्न। अदरवाइज आप ये समझ लो ये सेल का अपोजिट है। सेल हमेशा क्या होती है, एक बार बता दो मुझे। सेल्स सेल्स हमेशा डेबिट होती है या क्रेडिट होती है, अरे सेल्स यार, सेल रिटर्न डेबिट होती है। अब ये वाले क्वेश्चन भी अगर आप ऐसे करोगे तो कैसे बनेगी बात ना। सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। अब मीनिंग नहीं बताना, अब हमारे मीनिंग वाली चीज़ है गई। अब हमारा इम्पैक्ट बताना है, डेबिट या क्रेडिट।
सेल रिटर्न डेबिट, ऊपर हमने किसको डेबिट किया था, कैलाश को, तो कैलाश को कैंसिल कर दो यानी कि क्रेडिट कर दो। 3400 सेल रिटर्न के डेबिट में और यहाँ से कैलाश के क्रेडिटर साइड। नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। अब नेक्स्ट आपके पास है 18 को। सबसे पहले तो ये देखो, कैलाश से हमने कितने पैसे लेने थे स्टार्टिंग में जब हमने उसको सामान बेचा था, 85,000। कितने का सामान उसने वापस कर दिया, 3400 का। तो रिमेनिंग अमाउंट निकालो, रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे, लिखो लिखो यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम कैलाश। फ्रॉम कैलाश का मतलब है कि कैलाश से इतने पैसे हमने लेने हैं। 85,000 का हमने उसको सामान बेच दिया था, 3400 का उसने वापस कर दिया, तो बाकी देखना कितना बचता है, 81,600। तो मतलब मैंने कैलाश से इतने पैसे लेने हैं। अब देखते हैं उसने कितने पैसे दिए हैं। रिसीव फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। कहता है अब भी उसने हमें ना 5% पैसा कम दिया, पैसे उसने देने हैं ना, तो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया 5%। तो इसका इसमें से माइनस करो, लेस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितने पैसे लेने थे, 81,600, उसका 5%। करो कैलकुलेशन करना कितना बनता है, 4080। मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो बाकी मुझे कितने पैसे मिले उसको लिखते हैं हम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश, ये आ जाएगा 77520। देख के बोला 77520। अब हमें इतने पैसे मिल गए। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं तो पैसे बिजनेस में आ रहे हैं तो उसको डेबिट कर देंगे 77520। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है ना, मैंने सामने वाले को खर्चा दिया तो मेरे लिए तो लॉस हो गया ना, तो लॉसेस हमेशा कहाँ पे आते हैं, डेबिट साइड पे। कितने की डिस्काउंट दिया मैंने उसको, 4080 की। वो तो ऊपर लिखा होगा। और गिवर कौन है इस केस में, कैलाश, टू कैलाश अकाउंट 81,600। being cash received and discount allowed। अवनीत जी इतनी मेहनत नहीं करनी बुक में से देख के, टोटल अगर आप नोट डाउन करोगे, मैंने इलस्ट्रेशन करवानी बंद कर देनी है। टोटल कितना बन रहा है, 1,70,000। मेरी माइंड में करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अगला, बोर्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, लिस्ट प्राइस 10,000। पुरानी बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 7, जल्दी से फॉर्मेट बना लो। आप अपने बुक के हिसाब से लिख देना जो भी है।
छोटा बना ले। हाँ हाँ, देखो मैं भी तो कितना छोटा बनाता हूँ। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बोट गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट अ 15% ट्रेड डिस्काउंट। थोड़ा सा जल्दी बनाया करो फॉर्मेट। बोट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट अ 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो है कौन सा नंबर, कुछ नहीं दिया, वो तो बस नंबर 1 डाल दो। अब हमने सामान खरीदा है, तुम्हारे लिए तो खर्चा हो गया ना। अगर मैंने सामान खरीदा है तो मुझे पैसे मिले होंगे या मैंने पैसे पे किए होंगे? पैसे। और क्या मिला होगा बदले में? गुड्स। तो जब मैंने आपको बताया था अगर हम गुड्स खरीद रहे होते हैं तो उसको हम वर्ड लिखते हैं परचेजेस। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, क्योंकि पर्सन का नेम दिया हुआ है तो मोहन कौन हो गया? गिवर हो गया। तो 10,000 थी, उसमें से 15% ट्रेड डिस्काउंट है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा, तो 10,000 में से 10,000 का 15% होता है 1500। तो देखा जाए तो 10,000 उसमें से 1500 माइनस कर दो तो बाकी बचेगा 8500। नरेशन लिखो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। आगे है एंट्री नंबर 2। चंचल करो रीड एंट्री नंबर 2। Settle the account of Mohan by paying cash under discount of 4%. मतलब सेटल का मतलब लिखो पहले तो पे। सेटल का मतलब लिखो पे, वहीं पे लिख दो ना बुक के साथ, जहाँ पे सेटल्ड वर्ड लिखा हुआ है ना सेकंड में, तो सेटल्ड के साथ में लिख दो पे। सेटल का मतलब होता है पैसे देना। तो मोहन को हमने कितने पैसे देने थे? 8500। हमने उसको कितने दिए? 4% डिस्काउंट काट के। तो सबसे पहले लिखो बैलेंस। मोहन का जो बैलेंस था वो कितना था? 8500 का। अब इसमें से माइनस कर दो कैश डिस्काउंट। देखना कैश डिस्काउंट दिए या ट्रेड? कैश, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो ऊपर पहली एंट्री में मिल चुकी है ना, तो माइनस कर दो कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है 8500 का 4%। 8, 16, 17, 340 आएगा। 340। तो 340 बाकी कितना कैश पे कर दिया? आप लिखो इसको कैश पेड 8160 आएगा। अब हमने कैश हम पे कर रहे हैं कि हमें कैश मिल रहा होगा? पे कर रहे हैं क्योंकि हमने सामान खरीदा है। और इस क्वेश्चन में फिर रिसीवर कौन होगा? किसको पैसा मिल रहा होगा? मोहन को। तो डेबिट द रिसीवर, तो मोहन को कर दो डेबिट। मोहन अकाउंट डेबिट। मोहन के अकाउंट को उतने से ही डेबिट करना है जितना उसका अकाउंट पूरा था 8500, क्योंकि उसका अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं। तो क्लोज करने के लिए जितना उसको आपने पहले क्रेडिट किया होगा उतने से अब उसको डेबिट कर दोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो कैश अकाउंट, कैश हम पे कर रहे हैं ये वाला 8160। सर कैलकुलेशन शो करनी जरूरी होती है? कैश डिस्काउंट वाली शो करनी जरूरी होती है, ट्रेड वाली नहीं। तो टू कैश। हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट मिला है कि हमने पे किया है? डिस्काउंट मिला है ना, क्योंकि हम तो पैसे दे रहे हैं तो इसलिए मुझे डिस्काउंट मिली होगी। तो ये जो मुझे डिस्काउंट मिली है मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंस? इनकम, क्योंकि 8500 आपने देने थे, आपने बदले में दिए सिर्फ 8100 समथिंग, तो बाकी है डिस्काउंट रिसीव, तो इसलिए वो क्रेडिट में आ जाती है इनकम।
being cash paid and discount received. Third, bought goods for cash of the list price 50,000 at a 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट दिया हुआ है तो मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो टोटल प्राइस कितना है, टोटल प्राइस है 50,000। पहले कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं या ट्रेड? ट्रेड। हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो ना कि पहले कैश दिया हो बाद में ट्रेड, फिर भी ये फॉर्मूला है तो पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। माइनस ट्रेड डिस्काउंट, वो कितने परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट? 20% है, 10,000 आ गया। तो 10,000 माइनस कर दिया तो बाकी कितना बच गया? 40,000। हमेशा जो बाकी बैलेंस बच जाता है तो कैश डिस्काउंट उसके ऊपर निकालते हैं, ट्रेड के ऊपर मत निकाल देना, मतलब टोटल के ऊपर, हमेशा रिमेनिंग जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर। तो अब माइनस करो कैश डिस्काउंट, कितने परसेंट है? 5%। 40,000 का 10% होता है 4,000, 2,000 आएगा। 5% है ना तो 2,000 निकलेगा। तो बाकी कितना बच गया? 38। हमने सामान खरीदा है कि बेचा है? देखना, खरीदा है। तो जब पैसे सामान खरीद रहे होंगे, ये हमने पैसा 38,000 पे किया होगा या मिला होगा? तो इसको लिखो कैश पेड। पेपर में ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में ये भी निकालना आता है कि आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा ऐसी एंट्री देके कि आप हमें ना ये निकाल के दिखाओ कि कैश डिस्काउंट कितनी निकली, 2,000। कभी वो क्वेश्चन में बोलेंगे हमें ये बताओ कि एट द एंड कैश कितना पे किया, 38,000। तो ये सारी चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए। एंट्री अपने आप करो एक बार, फिर मैं करवाता हूँ, करो ट्राई। बुक में से मत देखना प्लीज़। इस क्वेश्चन में सोच के देखो, रिसीवर कौन है, गिवर कौन है? हम तो गिवर है ना, पैसा दे रहे हैं, तो रिसीवर कौन होगा? अरे यहाँ पे रिसीवर गिवर की बात ही नहीं आएगी, ये तो कैश पे बेची है। करो करो एक बार अपने आप ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ। आती है कि नहीं? करो करो, कोई बात नहीं, टाइम ले लो यार, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिसने एंट्री कर ली हो बोल देना मुझे एक बार, चाहे अमाउंट भी ना निकाली हो, सिर्फ एंट्री बोल देना। परचेज अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक है। तो कैश डिस्काउंट रिसीव। बिल्कुल ठीक है। मेरे को किसने किया ये वाली सारी एंट्री? यही किया, परचेज डेबिट सबने कर रहे हो? अच्छा, मुझे वैसे उम्मीद थोड़ी कम थी, मुझे लगा आप लोग ना उसको डेबिट कर दोगे, मतलब पर्सन का नेम ही नहीं दिया होगा। चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने सामान खरीदा है तो परचेज तो डेबिट आएगी आएगी। हमने सामान कितने का खरीदा था? ये वाली है जो हमारी परचेज है ना, वो ये होती है 40,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी बचता है, क्या बोला मैंने? कैश डिफरेंस। क्या बोला था मैंने? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी बचता है ना, वही होती है आपकी परचेज या सेल। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या बच गया था? 40,000 ना, तो ये मेरी 40,000 की परचेज है। टू कैश अकाउंट, 40,000 में से मैंने 38,000 रुपया उसको कैश दे दिया और बाकी टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का मुझे डिस्काउंट मिला था? 2,000 का। देखा जाए तो इससे पीछे वाली एंट्री जो आपने की थी सिमिलर वैसे ही तो है, बस वहाँ पे पर्सन का नेम था, यहाँ पे परचेजेस का नेम है। नरेशन हाँ लिखो आप लोग, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। बीइंग गुड्स परचेज्ड
एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। एंट्री नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस है 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट। सेम वैसे ही है, टोटल देखो कितना बनता है 20,000 माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। सर ये क्या है? CFBF। कहाँ पे है इसी क्वेश्चन में? हाँ जी, CF पता नहीं क्या दिया। अच्छा बेटा आपको सोल्यूशन नहीं देखने हैं, आपको क्वेश्चन हम तो वैसे देखने पूछ रहे थे हैं। क्या CF का है? मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जब पेज खत्म हो जा रहा है, पेज या कोई दिन खत्म हो जाता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अभी जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना लेजर, तो वहाँ पे सिखाऊंगा आपको मैं कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। सर ने तो पहले चैप्टर में सिखा दिया था। नहीं, ये अभी ज़रूरत ही नहीं पड़नी। ये CF अभी इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन उस पेज पे ख़त्म हो रहा है ना, तो अगले पेज में जिसको यार आप लोग अपनी बचपन से PTO नहीं लिखते आ जाते, प्लीज़ क्या होता है, टर्नओवर। प्लीज़ टर्नओवर। हाँ तो बस ये उसका अकाउंट वर्जन है CF, ऐसा समझ लो, उसका अकाउंटिंग वर्जन है। आप लोग बातों में लगा देते हो, ट्रेड डिस्काउंट बताते नहीं हो मुझे। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 2000 माइनस हो जाएंगे, तो मेरी सेल कितने की निकल के आ गई 18,000 की। फिर इसमें से कैश डिस्काउंट माइनस कर दो। कैश डिस्काउंट कितने परसेंट है? 3%। 540। तो बाकी कैश रिसीव्ड कितना आ जाएगा? सेल की है तो कैश पेड आएगा या कैश रिसीव्ड आएगा? रिसीव ना, क्योंकि मैंने सामान बेचा है तो पैसा तो मिला होगा। 18,000 में से 500 माइनस करूंगा, फिर 18,000 आ जाएगा। 17,460। मैंने ऐसी बातें नहीं करनी यार। जर्नल एंट्री बताई जाए, सेल कभी डेबिट ही नहीं होती। अभी तो बताया था 20 मिनट पहले, सेल तो मेरी इनकम है ना। कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आया है। कैश अकाउंट डेबिट कितना पैसा आया? 17,460। डिस्काउंट अलाउड डेबिट। डिस्काउंट अलाउड को रजत मुझे बताओ, मैं डेबिट क्यों कर रहा हूँ? डिस्काउंट अलाउड को मैंने डेबिट क्यों किया 540 को? क्योंकि डिस्काउंट, क्योंकि ये मेरा खर्चा हो गया ना। डिस्काउंट मैंने किसी को दी, मतलब मेरा ये पैसा तो मर गया ना, तो मेरे लिए लॉस है। और लॉस किस रूल के अकॉर्डिंग वो आता है? डेबिट। नॉमिनल रूल में क्या कहते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। 2 क्या आएगा? 2 सेल्स अकाउंट। सेल कितने की थी ट्रेड माइनस करने के बाद? 18,000 की। नहीं अगर याद रहता तो दोनों को ऐड कर देना, वो भी 18,000 बन जाएगा। Being goods sold and discount allowed. टोटल लिख देना जो भी है। अब हम करने वाले हैं बैंक की एंट्रीज। नया टॉपिक है आपके लिए, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड विद बैंक। ठीक है, अगला आपने टॉपिक लिखना है जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इलस्ट्रेशन नंबर करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट सीधा ही मैं क्वेश्चन में आप लोगों को करवा दूंगा। कौन सी इलस्ट्रेशन थी? इलस्ट्रेशन पुरानी बुक में 9, न्यू बुक में कौन सी है?
13 ओल्ड बुक के, चलिए जी नई वैरायटी आ रही है हमारे पास। एक पुरानी बुक के हिसाब से 9th है, एक पुरानी बुक के हिसाब से 11th है, एक बुक के हिसाब से 13 है। जिस जिसको जो जो रास आ रहा हो वो वही वाला नंबर लिख देना, ठीक है। जिसका लकी नंबर चलता है वो लिख दो। लकी नंबर नहीं चलता यहाँ पे। फिर कुछ नहीं लिखो। सर हाँ जी, बस सर लिखो। बड़े दिनों के बाद नई एंट्रीज आ गई आपके पास, ध्यान से करना। मैं अलग से करवा नहीं रहा, सीधा क्वेश्चन में करवाता चला जाऊंगा। फॉर्मेट सारा सेम है, पूरे चैप्टर में फॉर्मेट यही है और कोई फॉर्मेट नहीं है, बस यही का यही है। ज़्यादा पढ़ाई दो। नहीं मैंने कुछ ही समझा नहीं, कैसी बुक और पढ़। हमने पिछला क्वेश्चन पता है कितनी देर में किया? सिर्फ 6 मिनट में। नहीं 6 मिनट में नहीं, 8 मिनट में। देखो आप लोगों की स्पीड बढ़ गई। अब इस क्वेश्चन में आपकी स्पीड को नज़र लग गई मेरी, अब देखना लगेगी नज़र, क्योंकि नई ट्रांजैक्शन है, नया टॉपिक है। यार जल्दी किया करो, मैं बोर हो जाता हूँ इतनी देर में ना। सर अगर हम पूरी कॉपी फॉर्मेट से भर लें बताते पहले ही, हाँ ऐसे कर लो, बहुत बढ़िया। कम ही पता। फिर तो से नोट्स होते हैं वो कैसे लिखेंगे? वो आपको पता, वो मुझे नहीं पता बस, लेकिन वो बात बढ़िया थी। कुछ ऐसा होना चाहिए ना, आप लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि कहाँ पे नोट्स बनने हैं, कहाँ पे वो, मतलब ऐसा कुछ पंडित वाला कोर्स करो, है ना रजत? बात सही नहीं है? ऐसे पहले ही शर्मा पता तो कोई चलता नहीं है। सर हमारे में से। अपने बैच में कोई भी नहीं है शर्मा, राठौर, ना त्रिपाठी, कोई नहीं है। चलिए जी फिर संधू 2 है। फिर इसका बाकी का पता नहीं। फिर इसका मतलब ये है कि हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी, पंडितगिरी नहीं हो पाएगी। चलो पहली ट्रांजैक्शन करो रीड। आप लोगों ने सुना हुआ है कि जब भी हम बिजनेस में कोई सामान खरीदते बेचते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी बुक लेके आते हो किससे? भाटिया बुक स्टोर वाले से या रवि बुक वाले से? अब मुझे बताओ, क्या वो पहले एक बुक कंपनी से मंगवाता होगा फिर आपको बेचता होगा? नहीं। पहले ही वो लेके आ जाते होंगे ना 50-60 बुक्स, है डिम्पल? क्या 2000 डिलीवरी होता है उनके पास। हाँ, मतलब कहने का मतलब उन्होंने भी तो कहीं से खरीदी होंगी, उनके पास कौन सा कोई पंडित वाला कोर्स है भाई 100 बुक्स पेश हो जाए, मतलब पेश हो जाएंगी। उसके पास कौन सा कोई जादू की छड़ी है, वो शाकला का बूम बूम वाली पेंसिल है ना? तो इसका मतलब ये है, जब भी हम मार्केट से सामान खरीदते हैं हज़ारों का लाखों का, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से या कंपनी से, तो ना हमेशा ट्रांजैक्शन वो कैश नहीं देते, वो हमेशा ना चेक देते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है सारी ट्रांजैक्शन आपको चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू करनी है। उसका मतलब क्या होता है? जितनी ट्रांजैक्शन आप चेक के थ्रू, दिव्या आप ध्यान से सुनो, जितनी ट्रांजैक्शन आप चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू, पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई, ये सारी चीज़ें को करते हो ना, इसको बोलते होते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब होता है कि ये वाली सारी ट्रांजैक्शन का ना रिकॉर्ड मेंटेन होता रहता है। आपने जितने को भी पेटीएम किया हो, गूगल पे किया हो, आपके पास सारी ट्रांजैक्शन लिखी होती हैं, आप कभी भी देख लेना। वो ऐसे ऑटोमेटिकली थोड़ी ना डिलीट हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने किसी को कैश में सामान बेचा, कैश में सामान खरीदा, तो वो पता थोड़ी ना लगता है। लेकिन सर हम जब मार्केट में देखते हैं, हम किराने वाली शॉप पे जाते हैं, हम तो हमेशा कैश दे के आते हैं, हम कौन सा उसको चेक दे के आते हैं? जब कस्टमर और बिजनेस की बात हो रही होती है ना, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे छोटे छोटे, तब वो चीज़ें सारी नहीं पकड़ सकते। तो गवर्नमेंट ने बोला जो बिजनेसमैन एक दूसरे के साथ करेंगे, फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले एक दूसरे के साथ करेंगे, या फिर कस्टमर के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक पॉसिबल हो सके ना बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बैंकिंग ट्रांजेक्शन करनी है। क्यों? क्योंकि उसका ना रिकॉर्ड पता चल जाता है। फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन को, इसका पर्पस क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि हर बिजनेसमैन की ना अपनी इनकम होती है पूरे साल की, जितनी उसका इनकम निकलेगा उतना उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अगर मैंने कैश में सारा कुछ सामान बेचा, मैं तो इनकम टैक्स वालों को बोल दूंगा मेरा तो सामान ही बिका कुछ नहीं, तो मेरा जब सामान नहीं कुछ नहीं बिका ज़्यादा, मेरा तो मंदा चलता रह गया, मैंने इनकम नहीं कमाई, मैं इनकम टैक्स नहीं भरूंगा। तो इस वजह से इस सारी चीज़ों को ना कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे खतरनाक प्रोविज़न पता है क्या बनाया हुआ है? रूल, कोई भी दुकानदार
10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में सामान नहीं खरीद सकता। मतलब अगर जैसे अब हमारी ना फर्नीचर की शॉप है, तो हमारा सामान पता है कहाँ से आता है? जो लक्कड़ है या तो हरियाणा से आती है, कैथल से, या फिर गुजरात से आती है। और वहाँ कहाँ से आती है? मलेशिया से। ये जो अपने घर पे आपके दरवाजे खिड़कियाँ लक्कड़ सारी होती है ना, 90% ये सारी लक्कड़ जो होती है ना, ये फॉरेन की होती है, इम्पोर्टेड। कुछ मलेशिया से आती है, कुछ कनाडा से आती है, थाईलैंड से आती है। अपने इंडिया की कम लकड़ें होती हैं जो हम घर पे यूज़ करते हैं। इंडिया वाली जो लकड़ होती है मेनली वो फैक्ट्री वगैरह से अलग जगह पे यूज़ होती है। कहाँ पहुँच गया मैं? हाँ, तो जैसे समझ लो हमने सामान खरीदना है, तो जो बड़े बड़े ट्रक खरीदते हैं, जैसे समझ लो हमने दुकान में लकड़ खरीदी, कहाँ से? गुजरात से, 10 लाख रुपए की। तो अब ना गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ना एक रूल बनाया हुआ है कि आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में आप पे नहीं कर सकते। अगर आप 10 लाख रुपए अपने जिससे अपने सामान खरीदा उसको 10 लाख रुपए तो देने हैं ना, तो आपने उसको ना हमेशा चेक देने। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शन बैंक में होती है। चेक जो है वो क्लियर कहाँ पे होता है? बैंक में। तो बैंक वालों का सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी होता है। तो गवर्नमेंट को पहले ही दिन पता चल जाता है कि किस भाई साहब ने 10 लाख रुपए का सामान बेचा था, किस भाई साहब ने 10 लाख का सामान खरीदा था। उसको अब आजकल डिजिटल करने के लिए और क्या क्या ज़माने आ गए। कहता मैं 10 लाख का पेटीएम कर रहा हूँ, मैं 10 लाख रुपए गूगल पे कर रहा हूँ, तो ये भी सारी ट्रांजैक्शन बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही कहलाती हैं। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन आप कैश के थ्रू नहीं कर रहे होते, किसके थ्रू कर रहे होते हो? बैंक के थ्रू। तो जहाँ पे आप लिखते हो ना टू कैश, वहाँ पे लिखोगे टू बैंक। कई बार और क्या होता है, हम बिजनेस में हमने कैपिटल लगाई हुई, हम बिजनेस में से ना कुछ पैसा निकाल के घर पे ले जाते हैं, उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है ना। बिजनेस से कुछ पैसा हमने विड्रॉ करके कहाँ ले गए? घर पे ले गए, तो उसको क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग। या फिर कई बार क्या होता है, बैंक में मैं पैसे जमा करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये वाली ट्रांजैक्शन बार बार आएंगी। ये मेरा बिजनेस है जहाँ पे बैठ के मैं सामान बेचता हूँ। यहाँ पे एक बैंक है SBI, मेरा इस SBI बैंक में अकाउंट है। मेरी दुकान में एक दिन में जितने की भी सेल होती है ना, मैं रोज़ बैंक में जाके पैसे जमा करवा देता हूँ। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सोच सकते हो वैसे आप इसकी एंट्री क्या आ रहा है बिजनेस में और क्या जा रहा है? पैसे तो गए हैं यार बैंक में। बिजनेस में से मैंने क्या किया, दराज में जितने पैसे इकट्ठे हुए ना गले में, तो गले में जितने पैसे इकट्ठे हुए शाम को मैं कहाँ पे, जितनी बार आप ऊपर देखोगे मैंने 2 मिनट बढ़ा देने हैं। ऐसे नहीं करना, सुन लिया? 1 घंटे की आपकी ट्यूशन होती है। बिजनेस में से आपने पैसा उठाया, अपने गले में से पैसे उठाए, जाके बैंक में जमा करा दिए। तो आपने तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है ना, ये मैंने आपको हमेशा से सिखाया है। तो बिजनेस की तरफ से तो टू तो कैश आ जाएगा, क्योंकि कैश गया ना। लेकिन डेबिट अब किसको करूँ मैं? क्या आया? तो हमेशा आपने करना है बैंक को डेबिट। बैंक भी आपका क्या होता है? एक पर्सन होता है। याद है मैंने आपको बताया था, बैंक आपका आर्टिफिशियल पर्सन होता है। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? राम श्याम। आर्टिफिशियल पर्सन बैंक हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई बिजनेस हो गया। तो इस केस में बैंक क्या हो गया? एक रिसीवर हो गया। इस केस में क्या हो गया? बैंक रिसीवर हो गया ना, उसको पैसे मिले, तो रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट। ऐसे ऐसी एंट्रीज आती हैं। या फिर आप इसको ना दूसरे एंगल से भी सोच सकते हो, बैंक भी मेरी एक एसेट है, मतलब मेरे को पैसे मिल रहे हैं ना, तो एक एसेट बढ़ रही है तो बैंक को डेबिट कर दो, एक एसेट कम हो रही है कैश, उसको क्रेडिट कर दो। देखते हैं अब हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। मैंने एक बैंक अकाउंट खोलना था, करंट अकाउंट खोलना था, तो मैंने क्या किया? बिजनेस में से पैसा उठा के बैंक में डाल दिया। तो एंट्री नंबर 1 करो, मार्च 1 की, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट को लिखो, ये हमारा कौन है? रिसीवर हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक भी क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो वो रिसीवर है, तो बैंक डेबिट। टू कैश अकाउंट, अमाउंट क्या है? क्वेश्चन ही गुम हो जाते हैं यार। 25,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये एंट्री में क्या है? कैश गया दुकान में से बैंक में आ गया, तो बैंक को डेबिट कर दो, कैश को क्रेडिट कर दो।
बीइंग गुड्स डिपॉजिट टू बैंक। गुड्स नहीं है, कैश है। कैश बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगली नेक्स्ट, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने सामान खरीदा और पैसे आपने कैश में नहीं दिए, चेक के थ्रू दिए, क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा जी, ये आपको याद थी। 2 में क्या आएगा? बैंक अकाउंट। 2 बैंक अकाउंट, मतलब कैश की जगह बैंक आ गया, बस बाकी तो सेम है। अमाउंट कितनी है? 10,000। चलो इस क्वेश्चन में हम नरेशन नहीं लिखने वाले। टाइम होने वाला। अरे अभी तो 7 मिनट पड़े हैं। बच्चे सामने टाइम देख लिया। हाँ तो देखते रहे तो क्या हो गया। देखो देखो सामने देखो टाइम। साढ़े 2 मिनट का देने। आगे। ऊपर देखने को होगा। कैश सर मैंने इसलिए टाइम चेंज कर रखा है क्योंकि उनके रूम में घड़ी भी नहीं है और टाइम भी चेंज कर दिया लैपटॉप। सर आप मत करना। मैं नहीं कर रहा, टेंशन मत लो, आप देखते रहो। कैश सेल 40,000 आउट ऑफ विच 30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। आई ना अच्छी ट्रांजैक्शन। सबसे पहले तो आपने इस ट्रांजैक्शन को 2 हिस्सों में बांट लिया। सबसे पहले आपने सामान बेचा ना, तो सामान बेचने की एंट्री करो, क्या होती है? कैश कैश सेल, अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नहीं, बैंक अकाउंट। अभी नहीं, देखो 2 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले है कैश सेल 40,000, तो पहले मैं उसकी एंट्री कर रहा हूँ। कैश अकाउंट डेबिट। सर 40,000 तो कहीं भी लिखा तो हुआ है कैश सेल 40,000। नहीं है। नहीं, पहले वर्ड में क्या लिखा हुआ है? 40,000। बस आप वहां तक पढ़ो, 3 शब्द, आपने ज़्यादा नहीं पढ़ना। कैश सेल 40,000, बस इतने की ट्रांजैक्शन करो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000। 8th वाली एंट्री का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब उन्होंने लिखा है कि इस 40,000 में से ना 30,000 हमने उठाए और बैंक में जमा करवा दिए, तो 30,000 की नेक्स्ट एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आ गया। कहाँ से पैसा निकला है? कैश में से ना, तो टू कैश अकाउंट कर दो। जल्दी से ये वाली ट्रांजैक्शन को फिर से देखो, समझ में आइए आपको? यस सर। देंगी कभी देखती नहीं। आगे समझ ये वाली एंट्री। अब इसके नीचे मैं और करवा के क्या लिख रहा हूँ, इसी एंट्री को अगर मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ, कंपाउंड एंट्री करना चाहता हूँ, कोई बता सकता है क्या हो सकती है? करवाई नहीं है वैसे मैंने, क्या आप लोग सोच सकते हो? सॉल्यूशन नहीं देखना, नहीं बता। बताओ। उसने देखा ही सॉल्यूशन है, पता लग गया साफ ही। अब नहीं तो ऐसे तो फिर हमें कभी समझ ही नहीं आएगा अगर हम बुक के सॉल्यूशंस को देखते रहेंगे। बुक में भी कौन सा लिखा है? हाँ जी, मेरे बुक में भी कौन सा लिखा है? क्या लिखा है? सॉल्यूशन में। और लिखा तो हुआ है, वो देखो सामने। इलस्ट्रेशन कर रहे हो तो सॉल्यूशन होंगे नहीं। ठीक है, अब मैं इसको अगर कंबाइंड एंट्री करना चाहता हूँ ना, कंबाइंड एंट्री, तो देखो क्या है कि मैंने 40,000 का सामान बेचा है ना, 40,000 में से 30,000 तो मैंने साथ साथ बैंक में जमा करा दिया, तो बाकी दुकान में कैश कितना बच गया? 10,000 का। तो आप इसकी ना कंबाइंड एंट्री ये कर सकते हो कि कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, टू सेल्स अकाउंट 40,000। इसको बोलते हैं कंबाइंड एंट्री करना। ये ऊपर वाली और नीचे वाली एंट्री सेम ही है, बस ऊपर आपने 2 बार कर ली, नीचे आपने 1 बार करी। ऊपर आपने पहले 40,000 को कैश में लिख लिया, फिर 30,000 को निकाल दिया, लेकिन मैंने अगली एंट्री में क्या कर दिया, इकट्ठा ही 10,000 लिख दिया, बस बाकी बैंक में लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। कौन सी डेट है? 10 मार्च। पहले तो इसके ब्रैकेट में लिखो, बुक में ड्राइंग लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? यार आपकी आंसर नजर ही में। सॉल्यूशन में जाती है भाई गॉड, आप दोनों तो परेशान ही कर दोगे मुझे। कल से आप दोनों की बुक रखूंगा, देखो आपके बुक के सारे सॉल्यूशन मैंने काट देने हैं।
ऐसे मत करो यार, ऐसे तो मैं कह रहा हूँ इसको लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं लिखा हुआ है भाई, सोल्यूशन नहीं क्वेश्चन में देखना है आपने। सबसे पहले अपनी ते काम करो, ये सोल्यूशन को छुपाओ। छुपाओ क्वेश्चन भी तो। चलो आज आप जितना हंसना है हंस लो, कल से आपके हंसने के दिन बंद, कल से आप दोनों इकट्ठे नहीं बैठोगे। ये तो मेरी ट्यूशन के लिए बड़ा खतरनाक हो रहा है, मेरे लिए भी। कल से मैंने इकट्ठे नहीं बिठाना आप लोगों को, आज हंसो जितना हंसना है। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज का मतलब होता है आपने ना पैसे निकाले दुकान में से घर ले जाने के लिए, तो मतलब ये क्या होती है आपकी ड्राइंग, और ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, ड्राइंग हमेशा डेबिट। और बिजनेस में से आपने क्या निकाला कैश, तो 2 हो जाएगा कैश, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या अमाउंट है प्रिया? 5000। अब कई स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि ड्राइंग को डेबिट क्यों करते हैं। ड्राइंग किसने किया? ओनर ने ना, एक्सपेंस नहीं है यार। मैं दुकान से पैसा निकाल के ले गया घर, ये खर्चा थोड़ी हुआ। खर्चा वो होता है जब हमने किसी को पैसे देने हो। तो ड्राइंग किसने किया? ओनर ने ना। तो ओनर इस क्वेश्चन में क्या है? रिसीवर है, मतलब ओनर को पैसे मिले हैं, तो इसलिए डेबिट द रिसीवर। तो ड्राइंग हमेशा रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी होती है। चलिए आगे क्या है? ड्राइंग फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। पहले आपने दुकान में से पैसे निकाले थे, अगर कुछ नहीं दिया होता ना फ्रॉम बैंक, तो उसका मतलब है हमने दुकान में से पैसे निकाले। अब बैंक से पैसे निकाले फिर भी घर के लिए हैं, तो ड्राइंग्स तो कॉमन है, तो ये भी ड्राइंग्स है हमारी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा बस कैश की जगह। जब दुकान में से या बिजनेस में से निकालोगे तो 2 कैश आएगा, जब बैंक से निकालोगे तो 2 बैंक आएगा। अमाउंट है इसकी 4000। नेक्स्ट आपके पास है विड्रॉन फ्रॉम बैंक। यहां पे अब आप लोग फंसने वाले हो। अब इन्होंने बोलोगे विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कौन सा नंबर है ये? 15 ना। पहले तो इसको ना बुक में लिखो, क्वेश्चन के सामने लिखना है, आंसर के सामने नहीं, ठीक है? लिखो इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन, ये वाली को, विड्रॉन फ्रॉम बैंक इम्पोर्टेंट, और ब्रैकेट में लिखो कॉन्ट्रा एंट्री, CONTRA, कॉन्ट्रा, CONTRA, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा गेम नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री। चंचल क्या ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, फिर से पढ़ना 15th वाली। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, क्या साथ में ये लिखा हुआ है प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज या हाउस होल्ड? ऑफिस यूज लिखा है। फॉर ऑफिस यूज नहीं, 15 में दूसरा निकल गया भाई। आप आज आप मत बोलो थी भैया, अच्छी बात नहीं कर रहे, वो आंसर ही पढ़ी जा रहे हो। इधर दिखाना, 1 मिनट बुक दो पहले मुझे। खड़ जा। मैं बोल बोल के मेरा गला थक गया। आंसर में तो ऑफिस यूज लिखा ही है। क्वेश्चन देख। भाई यार आंसर मैं करवा रहा हाँ सर दिख तो फिर भी देगा। दिख जाए, पता तो लग जाएगा ना कि ये देखना नहीं है। क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको क्वेश्चन देखने, आपने अब पूरी बुक में से ये आंसर्स ऐसे ही डिलीट करने हैं। क्वेश्चन पढ़ो फिर से प्रिया, क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विड्रॉन फ्रॉम बैंक दिया हुआ है ना, सिर्फ। कोई बात नहीं, आप उधर ना ध्यान दो, आप इधर ध्यान दो। विड्रॉन फ्रॉम बैंक दिया हुआ है, मतलब बैंक में से पैसा निकाला। ये तो नहीं दिया हुआ ना कि घर ले गए पर्सनल यूज। तो ये वो पैसा है जो हमने ना बैंक में से निकाल के दुकान पे ले आए, यानी कि ऑफिस में ले आए, बिजनेस में ले आए। तो बिजनेस में कैश आया है और बैंक में से कैश कम हो गया है। जैसे ये वाली ट्रांजैक्शन मैंने आपको ऊपर समझाई थी, एक ट्रांजैक्शन मैंने आपको क्या कराई थी, बिजनेस में से पैसा ले जाके हम कहाँ पे जमा करवा रहे थे, बैंक में ना। ये ट्रांजैक्शन है कि बैंक से पैसा निकाल के बिजनेस में लेके आ रहे हैं, तो हमें तो बिजनेस के हिसाब से सोचना है ना। तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी क्या?
बिजनेस में कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, क्या कम हो गया बैंक बैलेंस, तो 2 कर दो बैंक, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। आज पहली बार आपका LF यूज होने वाला है, इसको लिखोगे आप कैश अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। अब देखो LF में आपने लिखना है C का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। सर कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? वो एंट्री जहां पे डेबिट और क्रेडिट में कैश भी आ रहा हो और बैंक भी, चाहे डेबिट है चाहे क्रेडिट है। देखो एक जगह कैश आ रहा है एक जगह बैंक, तो ऐसी एंट्री जहाँ पे कैश भी आ रहा हो और दूसरी जगह बैंक आ रहा हो तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब पैसा या तो बैंक में जमा करा देना या बैंक से निकलवा लेना। इस एंट्री में हमने बैंक से पैसा निकलवाया है कि बैंक में जमा करवाया है? बैंक से निकलवाया। कहाँ पे आया वो पैसा? दुकान में। कई बार पैसे बैंक में पड़े होते हैं, नहीं होते हमारे पास कैश, तो बैंक से निकलवा के बाकी हम खर्चा कर रहे हैं। कितनी अमाउंट थी? कैश अकाउंट डेबिट के साथ C लिखना है। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट के साथ। अमाउंट क्या है? 12,000। नेक्स्ट आपके पास है प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट द बैंक, ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट 20,000। अच्छा जी, बैंक में आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ लिया, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट हमेशा खोलते हैं बिजनेसमैन वाले, तो बिजनेसमैन का जो भी बैंक में अकाउंट होता है ना तो उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। हम जैसे लोगों का जो बैंक में अकाउंट होता है उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, एक सेविंग जो हर कोई खोल सकता है, एक होता है करंट अकाउंट वो सिर्फ बिजनेसमैन खोल सकते हैं, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट की शॉर्ट फॉर्म क्या हुई? FD का मतलब इकट्ठा पैसा जमा करा दिया। तो आपने ना क्या किया, करंट अकाउंट से पैसा उठा के FD में डाल दिया, तो FD आपकी एक एसेट हो जाती है। तो जिस अकाउंट से पैसा डाला, जिस अकाउंट में पैसा डाला उसको डेबिट कर दो, FD अकाउंट डेबिट। मतलब FD आपकी बढ़ गई ना, तो जो चीज़ आपके पास आई है उसको डेबिट कर दो। क्या आपके पास गया बैंक, तो 2 कर दो बैंक, मतलब बैंक में से पैसा निकलवा के FD में डाल दिया, तो FD आ गई तो FD को डेबिट कर दिया, बैंक चला गया तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। 20,000। चलिए आज के लिए इतना ही, होमवर्क लिखो।